हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम साधन के मूल्य निर्धारण से संबद्ध अवधारणाओं कंसेप्ट्स रिलेटेड विथ फैक्टर प्राइसिंग की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम वस्तु की कीमत निर्धारण की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किसी वस्तु की जो कीमत है वह उस वस्तु को उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की मांग और उस वस्तु की संपूर्ण पूर्ति पर निर्भर करती है। यानी मांग और पूर्ति की शक्तियाँ वस्तु की कीमत को निर्धारित करती हैं। और हमने पिछले वीडियोज में विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं में फर्म के संतुलन की भी चर्चा की थी कि फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। अब हम साधन कीमत निर्धारण की चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में। और साधन कीमत निर्धारण जो है वह वितरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम साधन की कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं। तो उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यम है, इन साधनों की कीमतों के निर्धारण का अध्ययन हम वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। विद्यार्थियों, हमें साधन की कीमत निर्धारण के बारे में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम यहाँ साधन कीमत निर्धारण का हमारा जो तात्पर्य है वह साधन की सेवाओं की कीमत निर्धारण से है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम भूमि की कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो हम भूमि के लिए लगान के निर्धारण की बात करते हैं। हम यह नहीं देखते कि भूमि की प्रति एकड़ कीमत क्या है। हम ये देखते हैं कि जैसे श्रम जो है, यदि एक श्रम 5 घंटे या 7 घंटे कार्य करता है तो उसे कितनी मजदूरी मिलती है। तो यहाँ हम साधन, जो उत्पादन के साधन हैं, उनकी सेवाओं की कीमत निर्धारण की बात करते हैं। एक बात और कि हम जब वितरण की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम आय के कार्यात्मक वितरण, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की चर्चा करते हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं उत्पादन के विभिन्न साधनों की सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है, श्रम के लिए मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार होता है, पूंजी के लिए ब्याज दर किस प्रकार निर्धारित होती है, भूमि का लगान किस प्रकार निर्धारित होता है और उद्यमी का लाभ किस प्रकार निर्धारित होता है। तो ये कार्यात्मक वितरण कहलाता है आय का। और आय का जो वैयक्तिक वितरण है उसमें हम ये देखते हैं कि जो देश में विभिन्न व्यक्ति हैं या विभिन्न परिवार हैं, वे राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। यानी धनिकों की संख्या कितनी है, निर्धनों की संख्या कितनी है, उनके बीच में आय के अंतर किस प्रकार हैं, कितने हैं, हम आय के वैयक्तिक वितरण में उसको देखते हैं। तो हम जो वितरण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसमें हम बच्चों आय का कार्यात्मक वितरण देखेंगे, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखेंगे। एक बात और कि कार्यात्मक वितरण को हम माइक्रो लेवल पर देख सकते हैं और मैक्रो लेवल पर भी देख सकते हैं। यानी जो वितरण का व्यष्टिपरक सिद्धांत है उसमें हम उत्पादन के साधनों के पुरस्कार या उनकी पारिश्रमिक दर, रेट ऑफ रिवार्ड की बात करते हैं कि मजदूरी, लगान, ब्याज किस प्रकार निर्धारित होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें उत्पादन के साधनों की जो सापेक्ष कीमत हैं, रिलेटिव प्राइसेज हैं,
उनकी चर्चा करते हैं, उनके निर्धारण को देखते हैं कि मजदूरी दर, श्रमिकों की मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है, भूमि पर लगान की दर किस प्रकार निर्धारित होती है और ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। जबकि वितरण का जो समष्टिपरक सिद्धांत है उसमें हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो मजदूरी का अंश कितना है, लाभ का अंश कितना है या लगान का अंश कितना है। तो इस प्रकार जो वितरण का जो व्यष्टिपरक सिद्धांत है उसमें हम साधनों की, उत्पादन के साधनों की सापेक्ष कीमतों को देखते हैं और समष्टिपरक सिद्धांत में हम राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के जो एग्रीगेट शेयर्स हैं, उनके जो टोटल शेयर है नेशनल इनकम में, हम उसके निर्धारण की बात करते हैं। तो आपको ये आय का कार्यात्मक वितरण और आय का वैयक्तिक वितरण समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, जब हम साधन कीमत निर्धारण की चर्चा कर रहे हैं तो आधुनिक आर्थिक सिद्धांत में जो वितरण का सिद्धांत है या साधनों की कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, वह कीमत सिद्धांत का ही एक विशेष भाग माना जाता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार वस्तु कीमत निर्धारण में हम वस्तु की मांग पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के माध्यम से वस्तु की कीमत निर्धारण करते हैं, इसी प्रकार जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों का निर्धारण भी साधन की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। यानी किसी उत्पादन के किसी साधन की कीमत उस साधन की मांग और उस साधन की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। विद्यार्थियों, हालांकि जो वितरण का सिद्धांत कीमत सिद्धांत का ही एक विशेष भाग माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि साधन कीमत तथा वस्तु कीमत निर्धारण में भी कुछ अंतर है। कि अंतर ये है विद्यार्थियों कि जहाँ किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष होती है, यानी हम वस्तु की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, इसलिए हम वस्तु की मांग करते हैं। लेकिन जो उत्पादन के साधन की मांग है वह व्युत्पन्न मांग कहलाती है, डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। जिसका मतलब ये है कि उत्पादन के साधन की मांग इसलिए होती है कि जिन वस्तुओं के उत्पादन में वह साधन प्रयुक्त हो रहा है उसकी मांग के कारण साधन की मांग की जाती है। जैसे हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए मकानों की मांग बढ़ती है तो मकानों की मांग मकान में रहने वालों के लिए है, उनके द्वारा मांग की जाती है। लेकिन मकानों की मांग बढ़ने से मकान निर्माण में लगे श्रमिकों की मांग, कच्चे माल की मांग, मकान के लिए भूमि की मांग, ये इनकी मांग की जाएगी। तो वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाती है, जबकि साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। साधनों की मांग उन वस्तुओं की मांग के कारण उत्पन्न होती है जिनमें वह साधन प्रयुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा जो साधन की मांग है वह संयुक्त मांग होती है, जॉइंट डिमांड होती है। जिसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन में एक साथ बहुत सारे साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राय भूमि और श्रम एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कृषि कार्य की बात करें तो कृषि में श्रम भी प्रयुक्त किया जाएगा, भूमि भी प्रयुक्त की जाएगी और पूंजी का भी उपयोग किया जाएगा। और ये जो विभिन्न साधन हैं वो एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। और विद्यार्थियों, कई बार इन साधनों में आपस में सब्स्टिट्यूशन भी होता है, प्रतिस्थापन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कृषि कार्य में मशीनरी का अधिक प्रयोग किया जाए तो हो सकता है श्रम कम काम में लाया जाएगा। तो साधन की मांग जो है
वह संयुक्त मांग कहलाती है। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो उत्पादन के साधन की कीमत और उसकी पूर्ति का संबंध हमेशा सुनिश्चित नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि हमने देखा पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है, यानी कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। लेकिन साधनों के बारे में, साधनों की पूर्ति के बारे में सदैव हम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे भूमि को ही लीजिए कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है तो भूमि की कीमत बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार जैसे श्रम को ले सकते हैं कि श्रम के लिए मजदूरी दर बढ़ाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मजदूरी दर बढ़ाने पर श्रम की पूर्ति बढ़ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीमा के बाद श्रमिक मजदूरी बढ़ने पर भी अपने आराम को प्राथमिकता देते हैं, लेजर टाइम को प्राथमिकता देते हैं और पूर्ति वक्र, श्रम का जो पूर्ति वक्र होता है वह एक बिंदु के पश्चात पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि जो श्रम का पूर्ति वक्र है वह बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है और एक सीमा के बाद श्रम की मजदूरी बढ़ने पर भी श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती। इसलिए साधन की कीमत तथा साधन की पूर्ति में जो संबंध है वह सदैव सुनिश्चित नहीं होता। तो इन विशेषताओं के कारण साधन की मांग और साधन की पूर्ति की इन विशेषताओं के कारण जो साधन की जो कीमत निर्धारण है और जो वस्तु की कीमत निर्धारण है उसमें अंतर उत्पन्न हो जाता है। हालांकि दोनों ही स्थितियों में, यानी वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण दोनों ही स्थितियों में मांग पूर्ति की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। इसलिए वितरण का जो आधुनिक सिद्धांत है वह मूलतः मांग पूर्ति का सिद्धांत ही माना जाता है, यानी साधन की मांग और साधन की पूर्ति ही साधन की कीमत को निर्धारित करती है। विद्यार्थियों, वितरण के सिद्धांत में आगे बढ़ने से पहले हमें साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत में जो अवधारणाएं काम ली जाती हैं, जो अवधारणाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हमें पहले उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जो साधन कीमत निर्धारण में जो अवधारणाएं हैं आगे हम उसकी चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लेते हैं एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति, यानी हम सबसे पहला कंसेप्ट लेते हैं MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, सीमांत भौतिक उत्पादन। सीमांत भौतिक उत्पादन क्या है कि एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल भौतिक उत्पादन में होने वाली वृद्धि। जब हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था तो हमने इस कंसेप्ट को देखा था और यहाँ पर पुनः एक बार इसको देख सकते हैं। तो जो MPP है हम उसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा हम MPP ज्ञात कर सकते हैं। MPP इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा N, यानी सीमांत भौतिक उत्पादन है बराबर है कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, जिसको हम किससे विभाजित करेंगे, कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को साधन की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन, या हम यह कह सकते हैं साधन की एक अतिरिक्त इकाई के कारण जो उत्पादन में परिवर्तन है वह MPP है। दूसरा कंसेप्ट है सीमांत उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यह व्यक्त करता है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई जो भौतिक उत्पादन में वृद्धि करती है उसका मूल्य कितना है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे,
जो सीमांत भौतिक उत्पादन है उसको वस्तु की कीमत से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो साधन का सीमांत भौतिक उत्पादन है, तो जो साधन है जितना वो अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है वस्तु का, उस वस्तु की कीमत से हम उसको गुणा कर देंगे तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरा कंसेप्ट है सीमांत आय उत्पादन। हम इन तीनों कंसेप्ट को टेबल के माध्यम से भी देखेंगे। तो सीमांत आय उत्पादन, जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है कि साधन का सीमांत आय उत्पादन उसकी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन कार्य में प्रयोग करने पर कुल आय टीआर में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आय उत्पादन है। और ये कब, जबकि अन्य साधनों पर जो किया गया व्यय है वह पहले के समान रहता है। यानी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग बढ़ाने से कुल आय में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आय उत्पादन है, जिसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका है एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाई डेल्टा एन। डेल्टा एन साधन की इकाई में परिवर्तन है, और चूंकि हम जानते हैं टीआर को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, P इंटू क्यू, यानी उत्पादन मात्रा को कीमत से गुणा कर दें तो टीआर आ जाता है। तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको ज्ञात करने में का कि हम जो सीमांत भौतिक उत्पादन है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू से, एमआर से गुणा कर दें तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ जाएगा। विद्यार्थियों, जो एमपीपी है वो चूंकि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एन के बराबर होती है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एम आर पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एन इंटू एम आर। तो सीमांत आय उत्पादन को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण पढ़ लिया है, तो इसलिए आपको ध्यान ही होगा कि चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म के लिए वस्तु की कीमत दी हुई होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत बराबर सीमांत आय होता है, P इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। और चूंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में P ग्रेटर देन MR होता है, और इसलिए उस स्थिति में जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वह BMP से कम होता है, यानी BMP ग्रेटर देन MRP होता है। जब वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वस्तु की कीमत फर्म के लिए स्थिर होती है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में जब फर्म अपना वस्तु का विक्रय अधिक करती है तो उसे कीमत कम करनी पड़ती है। इसलिए वहाँ पर जो P और MR दोनों समान नहीं होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में P ग्रेटर देन MR होता है, इसलिए वहाँ पर BMP ग्रेटर देन MR होता है। हम इन तीनों कंसेप्ट को आगे टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, इस पहली टेबल में मैंने जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इन कंसेप्ट्स को दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें श्रम की इकाइयाँ दिखाई गई हैं और कुल उत्पादन दिखाया गया है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं, कुल उत्पादन बढ़ता जा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कीमत दिखाई हुई है, यानी P इक्वल टू MR है। अगले कॉलम में TR दिखाया हुआ है, TR को P इंटू Q करके प्राप्त किया हुआ है। जैसे कि जो 6
इकाई उत्पादन को 5 रुपये प्रति मीटर जो कीमत है उससे इंटू करने पर 30 TR आ जाएगा। MPP हमने श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के रूप में डिफाइन किया है, तो इस कॉलम में MPP दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं श्रम की इकाइयाँ 1 से बढ़ाकर 2 की जाने पर जो कुल उत्पादन है वो 6 से बढ़कर 11 हो जाएगा। इसलिए सीमांत जो भौतिक उत्पादन है वह इस दूसरी इकाई का 5 दिखाया हुआ है, और जो लास्ट कॉलम है उसमें MRP और BMP चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों समान होते हैं, तो इस अगले कॉलम में हमने MRP और BMP दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो MPP इंटू MR करेंगे, चूँकि MR भी कीमत के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि श्रम का जो भौतिक उत्पादन है वह दूसरी इकाई पर मान लीजिए 5 है और श्रम प्रति इकाई कीमत भी 5 है, तो दूसरी इकाई पर जो MRP या BMP दोनों 25 के बराबर हैं। इसी प्रकार इस टेबल में आगे हमने कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का आगे प्रयोग किया जाता है वैसे वैसे तो श्रम का सीमांत भौतिक उत्पादन घटता हुआ है, और हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत इस सब की विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। अब हम विद्यार्थियों अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MRP और BMP की स्थिति देख सकते हैं। वही कॉलम बनाए हुए हैं, श्रम की इकाइयाँ, कुल उत्पादन, श्रम का सीमांत भौतिक उत्पादन, पदार्थ की कीमत, TR और MRP और BMP, ये 2 अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कि जैसे जैसे अधिक उत्पादन बढ़ता हुआ है तो पदार्थ की कीमत प्रति इकाई कम होती जा रही है, क्योंकि जो फर्म है उसको अधिक उत्पादन को बेचने के लिए कीमत कम करनी होगी। तो इस स्थिति में जो MRP है और BMP है दोनों अलग अलग हैं। BMP MRP से ज़्यादा है, आप हर एंट्री के लिए इसमें देख सकते हैं। और जो BMP है वह MPP इंटू कीमत लिया हुआ है, और जो MRP है वह डेल्टा TR डिवाइडेड बाई डेल्टा N लिया हुआ है। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये अपूर्ण प्रतियोगिता में BMP और MRP की अवधारणाएं हैं। हम अब इसको और आपको क्लियर करने के लिए चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में MRP और BMP की क्या स्थिति है, इनके किस प्रकार के रेखा चित्र बनेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम बनाया हुआ है वह जो वस्तु बाजार है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के लिए है, और जो ये इधर राइट हैंड साइड बनाया हुआ है वह अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में MRP और BMP को दिखा रहा है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि BMP जो अधिक है MRP से हर उत्पादन, या हम कहें कि जैसे जैसे जो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर OX अक्ष पर दिखाई हुई है, तो साधन की किसी भी मात्रा के लिए MRP से BMP ज़्यादा है अपूर्ण प्रतियोगिता में, और पूर्ण प्रतियोगिता में जो BMP और MRP दोनों समान होने पर उनका जो वक्र है वह एक ही बनेगा। तो इसमें इन दोनों डायग्राम में OX अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ फैक्टर है, साधन की मात्रा है, और OY अक्ष पर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। विद्यार्थियों ये जो अवधारणाएं हैं MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, BMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट सीमांत आय उत्पादकता
सीमांत उत्पादकता का मूल्य और जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है, तीनों ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं समझती हूँ इस वीडियो लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इन कंसेप्ट्स का प्रयोग साधन कीमत निर्धारण में आगे प्रयोग में लाया जाएगा। थैंक यू।